सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स 2025 आने वाला है, जिसमें आपके जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने अपने जो वीडियोस हैं उनको डालना शुरू किया, जिसमें मुझे कमेंट्स देखने को मिले, जिसमें ये कहा गया कि आप कुछ अपना ऐसा पर्सनल शेयर कीजिए जिसमें आपके जो आपके खुद के थ्रू बनाए हुए जो नोट्स वगैरह हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करा सकें। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें बेसिकली जो मेरे पर्सनल नोट्स वगैरह रहते हैं, जो मेरे करंट अफेयर के नोट्स वगैरह रहते हैं, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो को यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि बेसिकली आपके जो करंट अफेयर्स रहते हैं उनको करने का क्या तरीका होता है, और किस तरीके से जो मेरे करंट अफेयर्स रहते हैं मैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका जो बेसिक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इन सेंस, अगर आपका जो सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका वो कंप्लीट है तो आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है, और आपको आप जब उस प्रोसेस को कर लेते हैं तो आपको बेसिकली जो लिंकिंग प्रोसेस होती है, जो इंटरलिंकिंग प्रोसेस होती है, उसको करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो ठीक इसी तरह मेरे केस में भी होता है कि मेरा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट रनिंग में चल रहा है, चलते जा रहा है, और मेरा जो बेसिक्स है वो बेसिकली कवर हो चुका है। तो उसके हिसाब से अगर मैं करंट अफेयर्स करती हूँ और जो हिंदू एनालिसिस रहता है उससे अगर मैं टॉपिक्स को छाँटती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि करंट अफेयर्स को करने के लिए सबसे पहले आपका जो प्रीवियस आपका जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहती है इस चीज़ को करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि बेसिकली मैं किस तरीके से अपने जो करंट अफेयर है वो करती हूँ। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉपिक बेसिकली आपके जो द हिंदू एनालिसिस में निकल के आता है तो बेसिकली मैं उस टॉपिक को देख लेती हूँ, और फिर आपका जो मेंस का सिलेबस हो या फिर आपके प्रीलिम्स का सिलेबस हो तो उसको इंटरलिंक करने की कोशिश करती हूँ कि ये मेरे सिलेबस से किस तरह से लिंक कर सकता है। और फिर जब मैं अपने करंट अफेयर बेसिकली बनाना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उस टॉपिक को बेसिकली डाल देती हूँ, और फिर सेकेंडली मैं जो रिसेंट में आपका इंसिडेंट हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। फिर इसके साथ ही मेरे दिमाग में जितनी भी चीज़ें चलती हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं उसको वहाँ पे फिल करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी पिटीशन है वो जो वहाँ पे डाली जाती है, तो सबसे पहले मैं उसका जो रिसेंट केस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ऐसे ऐसे ऑर्डर हैं वो क्रिएट किए गए हैं, तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर चीज़ मैं उसमें फिल करती हूँ। फिर उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो रहती है वो सुप्रीम कोर्ट से अलग रहती है, इन सारी चीज़ों को फिल करने की कोशिश वो मेरे थ्रू यहाँ पे की जाती है। तो इस तरीके से मैं अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे फिल करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपने जो फाइनल जो मेरा करंट मेकिंग का जो प्रोसेस रहता है वो भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए जो मेरे नोट्स हैं उनको देखते हैं। तो एस यू कैन सी कि यहाँ पे किस तरीके से जो नोट मेकिंग की प्रोसेस है वो की गई है। ये 26/5 के करंट अफेयर्स हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो डिलिमिटेशन से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे टॉपिक है जो डाला गया है, जिसमें बेसिकली ये रिसेंट का केस हुआ है कि नॉर्थ एंड साउथ लोकसभा एंड जो शीट्स जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे चल रहा है। यानी कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वो इस तरीके से चल रहा है कि नॉर्थ में जो आपकी शीट्स नंबर ऑफ शीट्स है वो ज़्यादा हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव की, वहीं पे आपका देखा जाए कि जो साउथ के स्टेट्स रहते हैं वहाँ पे इसकी जो सीट्स वगैरह हैं वो कम है। तो उसी से रिलेटेड उसी से रिलेटेड आपका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल किस तरीके से इसमें बात की जाती है। तो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट करते हैं अबाउट डिलिमिटेशन, और बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है। तो ये रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज आफ्टर एवरी सेंसस, यानी कि जब भी आपका सेंसस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका सेंसस 10 ईयर्स के सराउंडिंग में होता है, तो 2011 में होता है, 2021 इस तरीके से 2031 इस तरीके से आपके सेंसस जो हैं वो किए जाते हैं। बेसिकली कोविड-19 की वजह से आपका जो अभी 2021 का सेंसस है वो डिले हो चुका है। 26 बेसिकली इसका जो टाइम है वो पीरियड बताया जाता है। इसके साथ ही जो इसका काम होता है डिलिमिटेशन का, बेसिकली यही काम होता है कि किस तरीके से आपके जो एवरी सेंसस के बाद में एक आपकी जो कमीशन बनाई जाती है और आपकी जो नंबर ऑफ़ शीट्स रहती हैं इन लोकसभा और जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें इंक्रीज़ की जाती हैं। अब देखा जाए कि जो आपकी नॉर्थ की पॉपुलेशन रहती है वो ज़्यादा रहती है और जो साउथ की पॉपुलेशन है वो बेसिकली कम रहती है। तो
हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ शीट्स है वो एलोकेट की जाती है, वो पॉपुलेशन के बेस पे की जाती हैं। यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती हैं वहाँ पे जो एमएलए और एमपीज़ वगैरह रहते हैं उनको ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग अच्छे तरीके से की जाए। तो ठीक उसी तरीके से इसको देखते हुए जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं, और उसी पे एक कॉन्फ्लिक्ट आपका निकल के आता है कि किस तरीके से जो साउथ और नॉर्थ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अबाउट द सीट्स। क्योंकि साउथ के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि आपने बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कम करने के लिए बेसिकली इतनी सारी पॉलिसी चलाई हैं जिस पे हम लोगों ने अच्छे से काम किया है, और वहीं पे देखा जाए कि हम लोगों ने अगर इस पे अच्छे से काम किया है तो हम लोगों को लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेस पॉलिसी मेकिंग है उस तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये इस तरीके से आपका टॉपिक निकल के आता है। फिर ये बस टॉपिक इतना ही से निकल के आया था कि नॉर्थ और साउथ लोकसभा में जो आपकी सीट का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते हुए देखते हुए मिलता है। फिर इसके साथ ही हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो जो आपका जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहते हैं इनके इलेक्शन करते हैं, और इनकी जो हेल्प कराते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये बेसिकली आपके इलेक्शन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है, तो जो एक तरीके से हेल्प करने का काम करते हैं वो आपके इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं वो इसका काम करने का काम करते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है वो इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया की बात करते हैं। यानी कि रिसेंट में जो केस हुआ है कि वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर इंडिया का जो शटडाउन है वो देखने को मिला है, और इसके रीज़न बेसिकली क्या क्या निकल के आते हैं। स्पेशली इंडिया में सबसे पहले जो मेन रीज़न इसका निकल के आता है वो चीटिंग, यानी कि चीटिंग जो रहती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पे चीटिंग को रोकने के लिए बेसिकली आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन है वो बेसिकली किया जाता है। और इसके अदर फैक्टर्स ये भी होते हैं कि प्रिवेंट वायलेंस को रोकने के लिए, फेक इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को रोकने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, साइबर क्राइम्स को, ये मेरी तरफ से इसमें एड ऑन किया गया है। बेसिकली इसमें सिर्फ न्यूज़ में ये था कि इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया, और ये वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बन चुकी है, और फिर इसके जो कॉजेज हैं, रीज़न है वो मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किए हैं। फिर हम जो थर्ड बात करेंगे हैं वो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने इंडियन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। जैसे कि बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ठीक उसी तरीके से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से आपकी जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो बेसिकली कहीं देखा जाता है कि सिटी एरिया में कहीं एनिमल एंटर कर जाते हैं, और एनिमल्स के एरियाज़ में कभी जो ह्यूमन बॉडी रहती है वो एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से वो एक तरीके से मेंटेन अपनी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, और एक दूसरे को किल करने की कोशिश बेसिकली यहाँ पे की जाती है। फिर इसके साथ ही जो मेरे दिमाग में बेसिकली चला वो इस तरीके से चला कि मैं इसमें इस तरीके से अपने जो क्वेश्चन है उसको ऐड कर सकती हूँ। तो मैंने वाई एनिमल्स वॉन्डरिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटाट, यानी कि अपने जो नेचुरल हैबिटाट रहते हैं वहाँ से एनिमल क्यों जाते हैं दूसरी जगह। तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया कि बेसिकली पोचिंग, यानी कि पोचिंग होती है, फूड होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रहती है, क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, न्यूट्रिशन जैसे इशूज़ रहते हैं जिसकी वजह से एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, पोचिंग की बात कर लेते हैं। पोचिंग मतलब जब बेसिकली एनिमल्स को मार दिया जाता है अपने खाने पीने फूड सिक्योरिटी के लिए, तो उसको बेसिकली पोचिंग कहा जाता है। पर फूड सिक्योरिटी एनिमल्स जो रहते हैं उन पर्टिकुलर एरिया में इतना ज़्यादा फूड सिक्योरिटी नहीं रहती है, और मतलब जिस एनिमल को वो खाना पसंद करते हैं वो वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं रहते तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल आपके कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, जो रेलवे लाइंस कहीं देखने को मिलते हैं, कहीं रोड बन रहे होते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें जो चलती हैं जिसकी वजह से ये दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर होते हैं। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर चेंज होना, और इसके साथ ही आपका प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, हीट वेव्स वगैरह चलना, तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। सेकेंड जो टॉपिक की बात करते हैं वो ह्यूमन स्मगलिंग की बात करते हैं। यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली ये पॉलिसी चलाई जाती है कि पहले तो आपको जॉब ऑफर किए जाते हैं, फिर इसके साथ ही आपके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि जब आप उस पर्टिकुलर कंट्री में चले जाते हो तो आपको एक बहुत ही लो क्लास की जो जॉब रहती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, आपके साथ लेबर वर्क किया जाता है, और आप बेसिकली इंसिस्ट हो जाते हो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ऐसे हार्श आपके साथ एक्शन किए जाते हैं जिसमें आप बेसिकली उस कंपनी को छोड़ भी नहीं सकते हो। तो ये उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। फिर एआई एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो एआई है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली एआई को रन करने के लिए, टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए बहुत सारी हमें जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसको जनरेट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ कितनी ज़्यादा जब वार्मिंग क्रिएट हो जाती है तो इसमें जो आपके कूलिंग एजेंट्स रहते हैं, डेटा मैनेजमेंट के लिए जो कूलिंग एजेंट रहते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है फॉसिल फ्यूल्स के साथ, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं
उनका एमिशन होता है, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशंस जो हैं, पॉल्यूशन जैसी सिचुएशंस है वो देखने को मिलती हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपके एनवायरनमेंट का जो इशू रहता है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो उससे रिलेटेड बेसिकली ये न्यूज़ थी। फिर यहाँ पे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन पोल की बात करते हैं, जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ पे बात की जाती है, क्योंकि ये न्यूज़ में तब तक ही रहेगा जब तक बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे खुद से ऐड ऑन की है कि बेसिकली आपकी जो पार्लियामेंट रहती है और आपकी जो स्टेट असेंबली रहती है, वहाँ पे सेम टाइम में सेम इलेक्शन जो है बेसिकली यहाँ पे कराने की बात की जाती है। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है, तो आपका जो मोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जिसमें बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है उसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, गवर्नमेंट एक्शन में काम नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से डिले होता है। और जो पब्लिक पॉलिसी रहती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसी रहती है, उसमें डिले होता है और गवर्नमेंट अच्छे से टाइम टू टाइम काम नहीं कर पाती है, लोगों के लिए काम नहीं कर पाती है, वो अपनी इलेक्शन में कहीं ना कहीं फंसी रहती है। तो उसको एक तरीके से रिड्यूस करने के लिए बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर इसके साथ में लैक्स एक्सपेंडिचर भी होता है कि जब अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, तो जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे अलग एक्सपेंडिचर किया जाता है, और जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बेसिकली इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे अलग एक्सपेंडिचर होता है, जिससे आपका जो रेवेन्यू रहता है वो एक तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता है, और जो पब्लिक पॉलिसी रहती है वहाँ पे इसको जनरेट और एक्सपेंडिचर बेसिकली नहीं इसमें फॉलो ऑन हो पाता है। तो उसकी वजह से फिर टाइम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। जब हम इलेक्शन में ही फंसे रहेंगे तो जो आपके इंडिविजुअल रहते हैं, जो लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, जो हम जैसे लोग रहते हैं उनका पार्टिसिपेशन रहता है, वो भी एक तरीके से कम देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी जॉब क्रिएशन में इंडल्ज रहते हैं। जो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करते हैं, फिर भी जब इलेक्शन की प्रोसेस कराई जाती है तो बेसिकली उनको वहाँ से भागना पड़ता है, अपने जो वोट्स रहते हैं उनको बेसिकली करना पड़ता है, और जब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनका जो वोट रह जाता है वो खाली हो जाता है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को एक तरीके से ख़राब करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए भी एक ज़रूरत का सामान पड़ता है। फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट भी आपकी रहती है, आप पर्टिकुलर जो दूसरे विभाग के लोग रहते हैं उनको ड्यूटी पर लगाते हो, पर्टिकुलर जो स्कूल सेक्टर, जो गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर में आप पोलिंग सिस्टम कराते हो, वहाँ पे भी जो एक तरीके से एजुकेशन वगैरह रहती है बच्चों की, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि ये किस तरीके से हेल्प कर सकता है। फिर इसके साथ ही आपका जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क रहता है वो किस तरीके से काम करता है। इन सेंस की जो वुमेन रहती हैं वो घर पर काम करती हैं, स्टिल उनको कोई भी एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, और ये आपकी जो GDP रहती है उसमें काउंट भी नहीं की जाती है। तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है ये। अगर वुमेन से रिलेटेड आपके इश्यूज़ के टॉपिक बनाए जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉड टॉपिक है, जिसको हम बाद में कवर करेंगे एक अलग से वीडियो बनाते हुए। फिर इसके साथ ही हम यहाँ पे कवर करते हैं शुड द थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी, यानी कि ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि जो नॉर्थ और साउथ का कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा से चलता आ रहा है। तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि